जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम लोग एक और नई सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं पीएसआईआर के लिए। तो जिन भी लोगों का पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है, उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस प्रोवाइड कराती है। और आपको इस सीरीज का फायदा कैसे उठाना है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सबसे पहले तो जैसे हम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, और ये बहुत इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगी। आप सिर्फ गूगल पे डाल दो 11th क्लास पॉलिटिकल थ्योरी, सिर्फ इतना लिख दोगे ना, क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी, तो आपको पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पर यही चीज लिख देना 11th क्लास पॉलिटिकल थ्योरी पीडीएफ, तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ा सा शायद टाइम भी लग सकता है, क्योंकि हमारे पास टीम जो है वो उतनी, मतलब दिन भर जो है वो कुछ ना कुछ काम में लगी रहती है। तो थोड़े समय बाद आपको जो है वो रिप्लाई आ जाएगा, बट आपने जो चीज मांगी है वो आपको मिल जाएगी। हाँ, इंस्टेंटली नहीं मिल पाएगी, इंस्टेंटली चाहिए तो गूगल कर लेना। तो उसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर पेज वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों पर फोकस करना है। जो मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट कर रहा हूं उस पर फोकस करो। और उसके बाद जैसे ही पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए, उसके बाद पेज वाइज या फिर पूरी यानी कि चैप्टर वाइज पूरी चीज पढ़ लो। एक वीडियो मतलब एक चैप्टर है, तो जैसे ही एक एक वीडियो आप कंप्लीट कर लो, तुरंत उसका चैप्टर जो है वो पढ़ना शुरू कर दो, है ना। और रेगुलर इस पे वीडियोस आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लाइक का बटन अगर हिट नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करो। और जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपकी क्रिएट करूंगा वो आपको पीएसआईआर ऑप्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी किताब को हमने क्यों चूज किया है, तो आप उठाकर अपना सिलेबस चेक कर लो। आपके सिलेबस में पॉलिटिकल थ्योरी आपको पढ़ना है वो मेंशन्ड है। और एनसीईआरटी क्यों, क्योंकि इससे अच्छा फाउंडेशन जो है वो आपका बिल्डअप होगा। तो चलो बिना समय वेस्ट किए हम लोग चैप्टर 1 की तरफ आते हैं। बस आपको बस मेरी बातों पर देखो, ये सब पूरे चैप्टर्स हैं, इसके अंदर पूरे के पूरे चैप्टर्स हम लोग कवर अप करेंगे एक एक करके, है ना। और एक वीडियो एक चैप्टर का होगा। चलो अपन ये चैप्टर 1 से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर 1 का ही नाम है, एन इंट्रोडक्शन। तो आइए, तो देखो गाइस, सबसे पहले तो समझो कि इंसान जो है वो बाकी जीवों से अलग क्यों है। पॉइंट भाई, ह्यूमन बीइंग जो है वो क्यों यूनिक है। क्योंकि गाइस हमारे पास सोचने की शक्ति है, पॉइंट नंबर 1। हम सोच सकते हैं, रीजनिंग, तर्क वितर्क कर सकते हैं। और दूसरा, बातचीत की क्षमता, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन। ये दो ऐसी चीज होती हैं जिससे हम ना ही सिर्फ अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे अपने लिए, बल्कि समाज की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ रहे हो। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए क्या अच्छा है, इस पर विचार कर सकते हैं, ये दो पावर्स के कारण। तो ह्यूमंस के अंदर ये दो पावर उसको यूनिक बनाती है, याद रखिएगा। और पीएसआईआर में ये हमारी पॉलिटिकल एजेंसी का आधार है। समझ रहे हो कि कैसे हम लोग जो है वो पॉलिटिकली चीजों को मैनेज कर सकते हैं। पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस है ना, तो पॉलिटिकल साइंस का बेस कहां से शुरू होगा, ह्यूमन से। और ह्यूमन क्यों अलग है, क्योंकि उसके पास ये दो चीजें हैं, सोचने समझने की शक्ति, रीजनिंग की शक्ति, और दूसरा कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, कि अपनी बातों को सामने रख सकता है इंसान। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है गाइस वो करती क्या है, तो ये फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, ऐसे लाइफ इंफॉर्मेटिव वैल्यूज को सिस्टमैटिक ढंग से जांच करती है कि फ्रीडम तो क्यों फ्रीडम, किसको फ्रीडम मिलनी चाहिए किसको नहीं। जो इंसान जो है अनएथिकल है, सोसाइटी के लिए खतरनाक है, तो क्या उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए, नहीं ना। किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। हम लोग लोगों को जेल क्यों भेजते हैं, सुधार गृह क्यों भेजते हैं, कि उसकी जो क्रिमिनल माइंडसेट है वो ठीक हो, क्रिमिनल प्रवृत्ति जो है उसकी ठीक हो। तो उसके लिए तो फ्रीडम नहीं दे रहे ना हम लोग। वो थोड़ा ना बोलेगा कि भाई हमें भी फ्रीडम चाहिए। भाई बाय लॉ डिसाइडेड है ना कि किसको फ्रीडम मिलनी किसको नहीं मिलनी। ऐसे ही इक्वलिटी है, जस्टिस है, न्याय है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ये वैल्यूज प्रैक्टिकली कितने लागू हो सकते हैं। पीएसआईआर में हम एनालिटिकल फ्रेमवर्क देखते हैं कि एनालाइज करो कि किसको फ्रीडम मिलना है किसको नहीं मिलना, बोलो हाँ या ना, यही देखते हैं ना। तो यही चीज है, इसका मेन गोल है कि आप रीजनिंग के आधार पर पॉलिटिकल क्वेश्चन का विश्लेषण कर सकें। यूपीएससी में आपको करंट इवेंट्स को इन्हीं पॉलिटिकल कंसेप्ट जैसे कि फ्रीडम, जस्टिस के लेंस से देखना होता है। आपको देखना होता है कोई घटना घटी है,
तो उसको इसी लेंस से देखना है कि कितनी फ्रीडम किसको मिली जिसके कारण ये घटना घट गई, या ये न्याय किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, है ना, ऐसी चीज है। तो लोग पॉलिटिक्स को इवन अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो लोग पॉलिटिक्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ इसे जनसेवा मानते हैं, कुछ बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स का मतलब तो यही है, जैसे पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं भाई हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं ये तो पावर गेम है, जो सत्ता पे बैठ गया भैया राजा वो ही बादशाह वो ही। कुछ इसको बोलते हैं ये मैनिपुलेशन है, कि नेता जो है वो अपनी मीठी मीठी बातों से जो है वो जनता को बेवकूफ बनाता है। कुछ बोलते हैं ये तो करप्शन है, कि पॉलिटिक्स मतलब कीचड़ करप्शन, है ना। तो हर एक इंसान की सोच एक ही सिंगल चीज को लेकर देखो कितनी अलग अलग है। पीएसआईआर के लिए आपको समझना होगा कि पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, बल्कि ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का तरीका है जो सोसाइटी को चलाता है। नेता बनेगा तो वो पब्लिक के वोट से ही बनेगा ना, तो कलेक्टिव है ये, तो इट इज अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। समझ रहे हो आप? अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं हम लोग। यहां पॉलिटिक्स का गाइस नेगेटिव व्यू दिखाया गया है, जहां लोग इसे करप्शन, पर्सनल गेन या ग्रुप गेन, इन सब चीज, स्कैम्स, इन सब चीजों से जोड़ते हैं। यह दिखाता है कि पॉलिटिक्स की इमेज क्यों खराब हुई है। पीएसआईआर में आपको पॉलिटिक्स एज वोकेशन और पॉलिटिक्स एज पावर, इनके बीच अंतर समझना होगा। लिख लो आप, पॉलिटिक्स एज वोकेशन वर्सेस पॉलिटिक्स एज पावर। और पॉलिटिक्स एज वोकेशन जहां पर लिखा है ना, उसके नीचे लिख लो आप, ये बताया था वेबर ने, फिलोसोफर, ये आगे चल के और पढ़ाऊंगा मैं, वेबर ने। और पॉलिटिक्स एज पावर की बात करी है मॉगेंथो ने। स्पेलिंग लिख लो, MORGENTHAU, MORGENTHAU, मॉगेंथो। तो ऐसी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। समझ रहे हो आप? तो तो ये वर्सेस वाली चीज आएगी, वो आएगा धीरे धीरे करके। आप पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन है, तो उसको इंट्रोडक्शन की तरह ही लो, ज्यादा दिमाग में लोड मत लो कि हर चीज याद रखनी है, नहीं। सिर्फ समझो कि पॉलिटिकल साइंस एग्जैक्टली है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी एग्जैक्टली है क्या। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स हमें सांप के कुंडल की तरह घेरती है। सांप जैसे जैसे आप हाथ में जैसे सांप चढ़ जाए तो वैसे गोल गोल नहीं घूमने लगता है, तो वैसे पॉलिटिक्स हमें ऐसे घेरती है, हम इससे दूर नहीं भाग सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी समाज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना चल नहीं सकता। कोई भी समाज, किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी को आपको चलाना है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सबकी क्या ड्यूटीज हैं सबको पता होना चाहिए, राइट। तो सोसाइटी को बनाए रखने और कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। हर एक चीज, फॉर एग्जांपल कि मैं ही आपको बोल दूं कि आपको जो है वो एक शादी है, शादी मैनेज करनी है आपको पूरी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना कि आपको पता होना चाहिए कि खाने का डिपार्टमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, लोग जो आ रहे हैं वो प्रॉपर, मतलब एक चेक करना कि भाई कहीं बाहर से और लोग तो नहीं आ गए, है ना, जिन लोग को इनवाइट किया है वही आने चाहिए, है ना। तो ये पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है भाई, हर एक चीज। और मैनेजमेंट कैसे होगा? वॉलंटियर से, लीडर से। एक मैनेजर है जो मैनेज करेगा पूरे इवेंट को। हम फैमिली में अपने आप को ही अपना अपना रोल दे देते हैं कि भाई मैं जो है वो खाने का डिपार्टमेंट देख लूंगा कि सही है कि नहीं है। एक व्यक्ति गेस्ट को रिसीव कर रहा होता है? तो दीज आर डिपार्टमेंट्स ना, हर एक चीज में। अगर आपको सोसाइटी को चलाना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर चीजें स्ट्रक्चर्ड हो, ऑर्गेनाइज हो, तभी चीजें सही चलेंगी, वरना फिर रायता फैल जाएगा। यही चीज पॉलिटिकल थ्योरी में हमें समझाई जा रही है। इसके अलावा देखो, ये महात्मा गांधी जी की बात की गई है, ये लिखा हुआ है ना महात्मा गांधी जी, ये बोला हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं वही है कि जैसे सांप जो है वो कुंडली मार के बैठ वो हो जाता है ना, तो वैसे ही पॉलिटिक्स को ये चीज की, कितनी अच्छी लाइन है ये चीज। ये ऐसी चीजें जब आप पढ़ोगे ना, जब आप फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझ लो इस चैप्टर को पूरा मुझसे, फिर एक बार जब रीड करोगे ना तब ऐसी चीजों को अंडरलाइन करना। जब भी रीड करो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। फिर पूरी बुक जब पढ़ लो तो उसके बाद जो हाईलाइट किया है सिर्फ उसको जो है वो गो थ्रू करो, और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके अलग से पेपर पे नोट्स बना लो। दिस शुड बी द, आप कह सकते हो कि योर प्रिपरेशन, कि ऐसी करनी है आपको प्रिपरेशन।
अब लिखो गवर्नमेंट का काम क्या है, क्या काम है गवर्नमेंट का, रोल जो है वो क्या है गवर्नमेंट का। अगर इसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे क्लेम्स को क्लैरिफाई करती है। भाई हमें जो चीज चाहिए, हमारी जो क्लेम है, डिमांड है, जिस चीज को हम कर रहे हैं उसको वो क्लैरिफाई कर रही है, पहली चीज तो ये। दूसरा, अब देखो क्लैरिफाई इस वर्ड इसलिए यूज किया मैंने क्योंकि डिमांड जो है वो फुलफिल, अब जैसे किसी की डिमांड है कि उसकी इनकम जो है वो बढ़े, टैक्स कम करो, इनकम जो है वो बढ़ाओ, है ना। किसी की डिमांड है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, है ना। तो जिसकी डिमांड ज्यादा जस्टिफाइड है उसको पहले फुलफिल करो। तो ये क्लैरिफिकेशन, तो आपके क्लेम्स को क्लैरिफाई करती है सरकार, कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाती है, लोगों की नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा करती है। तो ये स्टेट की भूमिका, जो रोल ऑफ स्टेट जो है ना, उसको स्थापित करता है गवर्नमेंट, जो पीएसआईआर का फंडामेंटल कंसेप्ट है, रोल ऑफ स्टेट। अब नेक्स्ट पेज की बात करें तो पॉलिटिक्स गाइस सिर्फ पार्लियामेंट या इलेक्शन तक सीमित नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छूती है। इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर एजुकेशन सिस्टम तक सब गवर्नमेंट तय करती है कि नहीं भाई। गवर्नमेंट हर एक चीज देख रही है कि क्या फॉरेन पॉलिसी बनेगी, क्या एजुकेशन पॉलिसी बनेगी, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी। अगर गवर्नमेंट करप्ट हो या इनएफिशिएंट हो तो हमारे जीवन पर डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जैसे क्राइम बढ़ना, स्कूल्स बंद होना, हॉस्पिटल पे फैसिलिटीज अवेलेबल ना होना। तो गवर्नमेंट खराब होगी तो ये दिक्कतें बढ़ेंगी ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोल ऑफ स्टेट जो होना चाहिए वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, और वही चीज आपको जो है वो समझना है। हम नागरिक के रूप में पॉलिटिक्स में कैसे भाग लेते हैं, एक नागरिक जो है, एक सिटीजन जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व होगा, एसोसिएशन बनाकर। यस, कि हम एसोसिएशन बनाते हैं, हम डिमांड को आवाज देते हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी डिमांड प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी डिमांड सामने रखते हैं, इलेक्शन में वोट डालते हैं। तो इस तरीके से नागरिक पॉलिटिक्स में भाग लेता है, एसोसिएशन, डिमांड, इलेक्शन और प्रोटेस्ट। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और सिविल सोसाइटी की भूमिका को दर्शाता है, जो पीएसआईआर के इंडियन पॉलिटिक्स पेपर 1 के सेक्शन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अभी जो इंट्रोडक्शन है तो इसलिए अपन बहुत बेसिक जाएंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और डिटेल में कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन याद है कि पॉलिटिक्स की जड़ें कहां है, रूट्स, बेसिक रूट्स पॉलिटिक्स का। तो ये हमारे इस विचार में है, इस व्यू पॉइंट में है कि हमारे और समाज के लिए क्या जस्ट यानी कि क्या सही है, डिजायरेबल क्या अच्छा है, ये जस्टिस की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को जन्म देता है। तो पॉलिटिक्स की रूट्स कहां पर है, उस आइडियोलॉजी में, उस विचार में, उस सोच में कि सोसाइटी के लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या डिजायरेबल है। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को अब ये जन्म दे रहा है। और कंसेप्ट ऑफ जस्टिस कहां से आएगा, इसी विचार से। भाई न्याय कब होगा, जब ये विचार आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब वापस बैक टू पॉइंट नंबर 1 कि ह्यूमन के अंदर ये विचार करने की शक्ति ही तो है जो उसे यूनिक बनाती है, और यहीं से तो डेवलप हो रहा है पूरा पॉलिटिक्स। समझ रहे हो आप। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, पेज की तरफ मतलब। तो पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट के काम नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के अंदर की नेगोशिएशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, समझ रहे हो, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया कि लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट करके इसको बेहतर बनाते हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं करती पॉलिटिक्स में। अगर बोलोगे पॉलिटिक्स इक्वल्स टू गवर्नमेंट, दैट इज रॉन्ग। ये सोसाइटी के अंदर का नेगोशिएशन है, मल्टीपल नेगोशिएशंस। पहला पॉइंट ही देख लो आप, लिखा हुआ है कलेक्टिव डिसीजंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसका उद्देश्य है सोशल डेवलपमेंट, समाज का उत्थान करना और कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो हम पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्यों पढ़ते हैं गाइस, ये क्वेश्चन आता है ना, व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये पॉलिटिकल थ्योरी को। तो अब पॉइंट पे आओ।
ताकि हम डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी ऐसी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को समझ सकें, और कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो हम पॉलिटिकल थ्योरी इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ये आइडियाज जो है डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, एक दिन में नहीं बनते। कौटिल्य, एरिस्टोटल, मार्क्स, गांधी, अंबेडकर, रोसेओ, ऐसे जो थिंकर्स हैं, इन्होंने सदियों तक इन पर बहस करी है, डिबेट करी है। पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए इन थिंकर्स और उनके आइडियाज को डिटेल में पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे ये सब, जितने भी आपको जो देखने को मिल रहा है ना थिंकर्स, इनके पूरे आइडियाज को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन थिंकर्स के आइडिया शामिल हैं। प्रियम्बल, राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इन सब में। अंबेडकर साहब का सोशल जस्टिस पर फोकस होना, गांधी जी का स्वराज पर फोकस होना, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के महत्वपूर्ण पिलर हैं ये। समझ रहे हो आप? तो ये पॉइंट जो है वो थोड़े से आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट की तरफ चले हम लोग। तो पॉलिटिकल थ्योरी करती क्या है गाइस? ये भी तो आता है ना क्वेश्चन कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी करती क्या है ये? तो ये सिस्टमैटिक तरीके से उन आइडियाज और प्रिंसिपल जैसे कि फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, इसकी जांच कर रही है, जो मैंने आपको पहले बताया। इसको एनालाइज कर रही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटीज को बनाती हैं। थिंकर्स की अगर हम बात करें, है ना, जैसे कि रोसेओ हुए, मार्क्स हुए, गांधी हुए, इन कंसेप्ट्स को डिफेंड करते हैं, जिससे इनके डीप मीनिंग सामने आते हैं। वो सिर्फ पास्ट नहीं देखते, बल्कि करंट एक्सपीरियंसेस पर भी रिफ्लेक्ट करते हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बताते हैं। तो थिंकर से हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली कि किस तरीके से ये सब जो प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी, लागू हो सकेंगे विद एग्जांपल्स। तो ये फ्रीडम हमें थिंकर्स हमें बताने की कोशिश करते हैं। इंडिया में फ्रीडम और डेमोक्रेसी तो है गाइस, लेकिन इक्वलिटी पूरी तरह से लागू है क्या? बताओ मुझे। इंडिया में फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पर इक्वलिटी है? तो आप बोलोगे हाँ सर है, तो सभी लोग तो इक्वल है। नो, इकोनॉमिक इक्वलिटी है। रिच और पुअर के बीच में गैप मिलता है कि नहीं मिलता? सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक व्यक्ति नॉर्मल रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकता है, एक ठेले में खाना खाता है। एक ग्रुप 5 स्टार्स में खाना खाता हुआ दिखाई देगा। क्या ये मिक्स हो सकते हैं? चलो मैं तो बोल रहा हूं कि अब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेट के साथ कभी भी बैठता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्या वो बैठाएंगे ही नहीं? क्योंकि थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। तो क्या ये इक्वलिटी है? नहीं है। इक्वलिटी पॉलिटिकल स्फीयर में हो सकती है, जैसे इक्वल राइट टू वोट, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर में अभी भी भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का अंतर है कि थ्योरी में तो लिखा है इक्वलिटी, बट इन प्रैक्टिस क्या वो है? नहीं है। यही इंटरेस्टिंग चीज तो आपको ये पीएसआईआर में समझना है, जो पीएसआईआर में क्रिटिकल एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है ये चीज समझना। ये जो बॉक्स आपको जो है वो दिखाई दे रहा है कि इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब जो कंसेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, तो उसकी बता रहे। देखो लिखा हुआ है ना कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज विच कैन एप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो चीज बता रहे। तो उतना अपने लिए कुछ खास है नहीं, बाकी एक बार रीड कर लोगे तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए गाइस, अब जैसे लिखा है कि फ्रीडम, थ्रू फ्रीडम इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम गारंटीड है, तो कुछ लोग के लिए फ्रीडम सिर्फ एक सपना है। जब आपके पास बेसिक नीड्स जैसे कि खाना, अच्छी शिक्षा, नौकरी नहीं है ना, तो पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं। ये पॉजिटिव लिबर्टी, अवसरों की उपलब्धता जो होती है ना, कि अपॉर्चुनिटीज के अवसर मिलने चाहिए, और नेगेटिव लिबर्टी यानी कि बाहरी बाधाओं का अभाव, इनके बीच अंतर को हाईलाइट करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसआईआर के लिए।
पीएसआईआर के एंगल से चीजों को देखो कि कुछ फ्रीडम एक टर्म है ना जिसको तो एनालाइज करना है। कुछ लोग के लिए फ्रीडम मायने रखती है, कुछ के लिए नहीं रखती भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम लोग भी इंजॉय किया करो ना, तुम लोग भी फैमिली के साथ बाहर ट्रिप करने क्यों नहीं जाते हो। उस फैमिली के हेड से पूछना ये बात, वो रियलिटी बताएगा कि भाई अगर मैं ट्रिप में चला गया, घूमने फिरने चला गया, तो कमाएगा कौन, महीने का राशन घर पे कैसे आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कनेक्टिविटी डेवलप हो रही है कि एक ही शब्द देखो आप, फ्रीडम, वो ही शब्द किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। आज मैं आपसे बोलूं कि भाई तुम लोग बढ़िया अपने रोज जाओ, जिम जाओ, 2-2 घंटे जिम में बिताओ, अपनी हेल्थ बढ़िया बनाओ, उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ बैठो, हैं, रोज पार्टी करो। आप क्या बोलोगे, नहीं साहब हमें तो एग्जाम की तैयारी करनी है, हमारे पास इतनी छूट नहीं है। और वहीं एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन जिसने अपना बिजनेस पूरा खड़ा कर दिया, अब हर घंटे उसके पास पैसे आ रहे हैं मोबाइल पे बकायदा कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो बढ़िया खुश गोवा में बैठा हुआ है, समुद्र को देख रहा है, बोल रहा है कि ये आजादी है। तो हर एक इंसान के लिए आजादी अलग है कि नहीं है। यही पीएसआईआर आपको समझाएगी। समझे आप बात को। अब सुनो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गाइस स्टैटिक नहीं है, मतलब ऐसा कि एक बार लिख दिया तो बस फुल स्टॉप। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना हम लोग। फंडामेंटल राइट्स लगातार री इंटरप्रेटेड होते रहते हैं। उदाहरण, राइट टू लाइफ में अब राइट टू लाइवलीहुड भी शामिल है। जुडिशियल एक्टिविज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की इवॉल्विंग नेचर को दिखाता है कि जुडिशरी हमेशा बताती रहती है ना कि भाई ये भी नई प्रॉब्लम्स है, इसको ऐड करो। राइट टू प्रिवेसी पहले कोई चीज नहीं थी, बट आज की डेट में डेवलप हुई क्योंकि नीड पड़ी कि हाँ भाई सब कुछ तो अपने मोबाइल में है। मोबाइल का कैमरा, मोबाइल का माइक, भाई हमारी पर्सनल बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। आज से 20 साल पहले क्या ये चीज थी? नहीं थी, अब हो रही है। अब आप देखिए, यही सब जो फ्रीडम है उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है ना वक्त के अनुसार। दिस इज द गेम। ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने फ्रीडम को नए लेंसेज से देखने की कोशिश की, लेकिन नए खतरे भी आ गए। साइबर क्राइम, डेटा प्रिवेसी। पहले आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, पहले आपको इंसाइक्लोपीडिया सर्च करना पड़ता था कोई चीज के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो। आज की डेट में यू जस्ट हैव टू गूगल। कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता, फट से गूगल टाइप कर दो, 1 सेकंड के अंदर उसका मीनिंग आ जाएगा। तो चीजें चेंज हुई, कितना इंसान को फ्रीडम कितनी अच्छी मिली, कितनी फैसिलिटी मिली कि यू आर फ्री टू सर्च एनीथिंग एंड एनीवेयर। बट उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आ गई, डेटा प्रिवेसी, साइबर क्राइम। तो अब सवाल उठता है कि पर्सनल डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और इंटरनेट रेगुलेशंस की कितनी जरूरत है। तो यह भी आज की डेट के पॉलिटिकल चैलेंजेस को दर्शाता है ना। तो यही तो तर्क वितर्क वाली चीज, पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। ह्यूमन यूनिक है क्योंकि वो तर्क वितर्क करता है और वो कम्युनिकेट करके लोगों को समझा देता है कि ये सही है, ये गलत है। दिस इज द गेम। नेक्स्ट, अब सॉक्रेट हाँ, अब सॉक्रेटिस की बात करें हम लोग। ये जो थिंकर्स हैं, प्लेटो हुआ, सॉक्रेटिस हुआ, ये समझना जरूरी है भाई। तो सॉक्रेटिस को रीजन का उपयोग करके जस्टिस की कंसेप्ट पर सवाल उठाने के लिए जाना जाता है। लिख लो, सॉक्रेटिस ने क्या किया। सॉक्रेटिस की अगर हम बात करें तो इन्होंने रीजन का उपयोग करके, वही तर्क वितर्क का उपयोग करके जस्टिस के कंसेप्ट पर सवाल उठाए, कि तर्क वितर्क किया कि क्या न्याय है क्या नहीं है। उनके स्टूडेंट प्लेटो, सॉक्रेटिस के स्टूडेंट है प्लेटो,
देखो लिखा ना, हिज स्टूडेंट प्लेटो, सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो, उन्होंने अपनी किताब द रिपब्लिक, प्लेटो की किताब का नाम है द रिपब्लिक, सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो, उन्होंने अपनी किताब द रिपब्लिक में सोक्रेटिस के डायलॉग्स को लिखा, कि सोक्रेटिस ने क्या समझाया है उसको लिखा। पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए सोक्रेटिस, प्लेटो, क्लासिक ग्रीक थॉट्स, पेपर 1 का फाउंडेशन है, इनके बारे में पढ़ना है, जो आगे चल के पढ़ाऊंगा। तो ये भी तो यही कर रहे हैं ना, सोक्रेटिस भी तो तर्क वितर्क कर रहे हैं, जस्टिस को ढूंढ रहे हैं तर्क वितर्क के माध्यम से, कि जस्टिस किसके लिए न्याय है, सही किसके लिए क्या नहीं है। और वही प्लेटो, उनके स्टूडेंट उनकी बातचीत को नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और उनकी बुक पब्लिश कर दी। तो ये है थिंकर्स, सोक्रेटिस, प्लेटो। पॉलिटिकल थ्योरी में हमें करंट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे कि टेररिज्म, प्रिवेसी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इस पर सोचने और उनके पॉसिबल आंसर्स खोजने में मदद करती है। तो देखो पॉलिटिकल थ्योरी कितनी हेल्प कर रही है। इस टेक्स्ट बुक में हम पॉलिटिकल आइडियाज, फ्रीडम, जस्टिस, इनके मीनिंग और सिग्निफिकेंस पर फोकस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिटिकल कंसेप्ट जैसे कि फ्रीडम, इक्वलिटी की मैथमेटिक्स की तरह एक डेफिनेशन नहीं होती, इनके अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने तर्क वितर्क से अलग तरीके से चीजों को देखता है। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट, अब सोक्रेटिस हुआ, सेफेलस हुआ, और उनके बेटे पॉलीमार्कस, इनके साथ की बातचीत में जस्टिस की पुरानी डेफिनेशन, सत्य बोलना और कर्ज चुकाना, दोस्तों का भला करना और दुश्मनों का बुरा करना, इनको चैलेंज करता है। देखो क्लियरली इंटरप्रिटेशन सही है, देखो लिखा है क्लियरली कि ये जो है, इनके पूरे डायलॉग्स लिखे हुए हैं, ये सब दिख रहा है ना। पता नहीं अभी एकदम से बंद हो गया था ये पूरा, चलो इसको ठीक कर दें 1 मिनट। हाँ, तो आप देखो ये डायलॉग्स जैसे लिखे हुए हैं कि वेल सेड सेफेलस, ये सोक्रेटिस बोल रहे हैं, है ना। और बट एज अ कंसर्निंग जस्टिस, मतलब जस्टिस के ऊपर इनकी चिंता है कि भाई जस्टिस क्या बोल रहा है कि सच बोलो, डेट पे करो, मतलब अपना कर्ज चुकाओ, है ना। भाई ये वाली बात कर रहा है। तो सत्य बोलना, कर्ज चुकाना, दोस्तों का भला करना, दुश्मनों का बुरा करना, है ना। तो ये सब डेफिनेशन है किसकी? जस्टिस की। इन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं ये सोक्रेटिस। और पीएसआईआर में ये दिखाता है कि जस्टिस की कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुई। पीएसआईआर हमें बताएगा कि न्याय जो है, जस्टिस जो है, वो कैसे सामने आया। ऐसे ही हम लोग को इक्वलिटी के कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। इक्वलिटी का कंसेप्ट जो हमारे आपसी रिश्तों से जुड़ा है, चूंकि इंसान अलग अलग है और अलग अलग राय रखते हैं, इसलिए इश्यूज ऑफ इक्वलिटी को समझना और हार्मोनाइज करना जरूरी है। भाई इक्वलिटी तभी बनेगी जब लोगों की थॉट प्रोसेस सही हो, एक जैसी हो, या फिर एक जैसो मतलब एक समझने वाली हो, कि एक व्यक्ति दूसरे का भी व्यू पॉइंट समझे। कि हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल आज आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आज आप फॉर एग्जाम्पल अपने किसी रिश्तेदार के एक बड़े इवेंट पे नहीं गए, फॉर एग्जाम्पल शादी पे नहीं गए, तो रिश्तेदार मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि वाह बड़े आईएएस बन रहे हैं, शादी में नहीं आ सकते। होता है ना ऐसा, कम ऑन। वही अगर वो ये चीज समझे कि नहीं यार, बच्चा जो है हमारा पढ़ाई कर रहा है और उस बहुत जरूरी है उसके लिए ये समय, कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो ऐसे अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगे लोगों की, तो चीजें कितनी अच्छी रहेंगी। बात इक्वलिटी की है, बट इश्यूज अलग अलग होते हैं, एक समान लोगों को समझा नहीं जाता। लाइन में सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, यह है फॉर्मल इक्वलिटी। लेकिन बुजुर्ग लोग और डिसेबल्ड के लिए अलग काउंटर होना चाहिए, जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट के आधार पर जस्टिफाई किया जाता है। भाई एक तरफ हम बोलते हैं ना कि सभी लोग भाई लाइन में एक साथ खड़े रहो, सभी इक्वल है लाइन में, बट हम बुजुर्गों को, चलो बस की बात कर लें, तो बस में कोई प्रेग्नेंट लेडी हमें दिखाई देती है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है, तो हम अपनी सीट छोड़ देते हैं और उसको बैठा देते हैं, या उसको पहले अवसर दे देते हैं कि आप लोग बैठ जाइए। तो इक्वलिटी है, बट ये इक्वलिटी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी है।
कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट, एक स्पेशल कॉलम होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रुप्स के लिए, तो ये जस्टिफाई होता है। यहां इकोनॉमिक फैक्टर के कारण डॉक्टर या शॉप ना जा पाने वाला गरीब लोगों की समस्या को भी हाईलाइट करता है। होता ना भाई, कुछ लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं दिखवा सकते, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल्स उनके लिए हैं, है ना। तो ऐसी चीजें हैं। तो पीएसआईआर के लिए फॉर्मल वर्सेस सब्सटेंटिव इक्वलिटी का डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल इक्वलिटी जो सभी के लिए है, और एक जिसमें कुछ लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो उस तरीके का। अब देखो, सोक्रेटिस आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप घोड़े को चोट पहुंचाते हैं तो उसकी गुड क्वालिटी यानी कि दौड़ना या उसकी सहन शक्ति कि वो कंटिन्यूअस दौड़ता रहता अपने आप को कष्ट देते हुए, वो खराब हो जाती है। अगर आप घोड़े को चोट पहुंचाएंगे तो उसकी अच्छी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इंसान की प्रॉपर वर्च्यू यानी कि उसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, तो वो है न्याय, जस्टिस। इसलिए एक अच्छा इंसान, जस्ट पर्सन, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की जस्टिस की वर्च्यू खराब हो जाएगी। तो पीएसआईआर के लिए ये जस्टिस की नॉन हार्म प्रिंसिपल को स्थापित करने की बात की गई है। देखो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, देखो जब भी कोई घोड़ा इंजर्ड हो जाता है तो क्या होता है, वो सही तरीके से दौड़ नहीं पाएगा, है ना, खराब हो जाएगी उसकी पूरी जितनी भी अच्छी क्वालिटी है घोड़े की दौड़ने की, है ना। और अगर डॉग्स जो है वो खराब हो जाएंगे तो उसकी गुड क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी, ऑफ कोर्स। एंड विल नॉट मैन हु आर इंजर्ड बी deteriorated in that which is the proper virtue of man, certainly। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इंसान जो है उसकी जो प्रॉपर चीज जो है, जो न्याय जो है, अब देखो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लगे, जैसे आपने पढ़ा तो कंफ्यूजिंग, उसके लिए मैं हूं ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर सोक्रेटिस जो है वो तर्क दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई एक इंसान की अगर अच्छी क्वालिटी आप खराब कर दोगे तो इंसान खराब हो जाएगा, और इंसान की अच्छी क्वालिटी यही है कि न्याय, कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, है ना। तो वो चीज, तो वो हार्म नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो है केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण जो है वो शोषित होते हैं। इक्वलिटी का मतलब गाइस सिर्फ बराबर अवसर देना नहीं है, बल्कि फेयरनेस भी सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो। ये इकोनॉमिक जस्टिस की मांग है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इकोनॉमिकली भी, है ना। तो ये वाली कहानी कही गई है। तो है इसमें कुछ चीजें, जैसे कि ये वाली चीज जो इसमें बताई गई सोक्रेटिस के द्वारा, जो आप लोग में से काफी सारे लोगों के ऊपर से वो चली गई होगी। तो उसमें अभी देखो, अभी इंट्रोडक्टरी वाला चैप्टर है ये, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे करके आप डेवलप हो जाएगी जैसे जैसे आप क्लासेस आगे चलोगे। तो अब देखो, फिर भी मैं आपको उसमें एक तर्क जो है वो देने की कोशिश करता हूं कि एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक व्यक्ति है, अब जैसे मैं अपनी बात करूं, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कि यार लोग जो है वो, एक इंसान दूसरे इंसान का भला करता है ना, ये मैं देख रहा हूं कि किसी ने मेरा भला किया तो मुझे लगने लगा कि पूरी दुनिया अच्छी है। बट जहां मैं देखता हूं ना कि लोग फरेबी हो गए, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जैसे मुझे, जैसे आप हो या मुझे, अपने आप को देख लो अपनी जगह पे, कि आपको अगर कोई व्यक्ति धोखा देगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी पे विश्वास करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो जब किसी व्यक्ति के साथ धोखा हो गया तो दैट मीन्स कि उसको वो चोट लगी, धोखा इज द चोट, और जब वो उसको चोट लगती है तो वो नेक्स्ट टाइम दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करता। तो ये सोक्रेटिस यही समझा रहे हैं कि सिस्टम इतना प्रॉपर होना चाहिए कि कोई निराश ना हो। आज की रेट में लोग हमारे सिस्टम पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोग करप्शन की न्यूज ज्यादा देख रहे हैं, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की कम देख रहे हैं। सरकार भला अच्छा कर रही है वो कम आ रहा है, सरकार बुरा ज्यादा करवा रही है वो ज्यादा आ रहा है। बोलो हाँ या ना। तो ये माइंडसेट डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चोट लगी कि नहीं लगी, और चोट लगेगी तो इंसान खराब हो जाएगा। दिस इज द गेम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें गाइस, तो राइट टू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्राइमरी एजुकेशन की गारंटी है कि नहीं?
अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन की गारंटी देता है, लेकिन गरीबी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि भाई राइट टू प्राइमरी एजुकेशन हम देंगे, स्कूल खुलवा दिए, फ्री में आओ पढ़ो, मिड डे मील भी ले लो भाई, पीएम पोषण जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी आ जाओ, वो भी देंगे हम आपको, स्कूल में ही पका हुआ खाना देंगे, हालांकि उससे एनरोलमेंट रेट बढ़े, बट जो गरीब है उसके लिए पहली प्रायोरिटी है पैसा, कि पैसा कमा ले, है कि नहीं? क्योंकि उस समय उनके लिए, अब जैसे आपका पेट खाली, आपको लगी है भूख, तो जब भूख लगती है ना, तो उस समय, ये मेरे साथ तो हुआ ही है और हमेशा होता है कई बार, कि जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना, तो वी डोंट सी कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है कौन सा नहीं है। ठेले पे छोले भटूरे या समोसे भी बिक रहे होंगे तो फटाक से गाड़ी लगा के खा लिया जाता है, और वो टेस्टी भी लगता है। जब पेट भरा होता है ना, तो फिर हम लोग फिर वो स्वाद को ढूंढने लगते हैं। तो यहां पर एक गरीब आदमी, उसके लिए चाहिए पैसा, तो लिखा है ना कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइमरी एजुकेशन की गारंटी दे रहा है, बट गरीबी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। एक बच्चा है जो देख रहा है, एक परिवार है, जैसे एग्जांपल एक सिचुएशन लो, एक आदमी है जो कमाने जाता है, घर में औरत है जिसकी हो गई तबीयत खराब, अब आदमी कमाने निकल गया, घर में बच्चा है, अब वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अपनी मां का ध्यान रखे, है उसको, मां को अगर बुखार, तो वो स्कूल जा पाएगा बच्चा? इस कंडीशन में नहीं जा पाएगा। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो ये पॉलिटिकल थ्योरी आपको समझाएगी, समझ रहे हो? केवल इकोनॉमिक फैक्टर के कारण प्रॉब्लम्स होती हैं, समझ में आ रही है? पैसा ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लाइफ में, तो इसलिए एक अलग हटके एक चीज में आपको सभी को समझा दूं और बता दूं कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, पैसा बहुत अच्छा कमाओ यार गुरु, सभी लोग, क्योंकि पैसा नहीं कमाओगे ना तो चीजें खराब है, बर्बाद है। तो गवर्नमेंट को सोशल या इकोनॉमिक बैरियर्स को हटाकर पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, और ये स्टेट की वेलफेयर की भूमिका पर जोर देता है, जो डीपीएसपी में आप लोग पढ़ते ही हो कि स्टेट का काम है ये कि लोगों को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएं। तो इक्वलिटी का सरल विचार है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आओ इस पर हम लोग चर्चा करें। तो सोक्रेटिस अपने तर्क को समाप्त करते हुए कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति, जस्ट पर्सन, किसी को अनजस्ट नहीं बना सकता। और यह बात सच है कि एक व्यक्ति, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो किसी को वो बुरा बनाने की सलाह नहीं देगा, और जस्ट और गुड कभी भी हार्म नहीं कर सकते। एक अच्छा व्यक्ति कभी किसी को हार्म नहीं करेगा, और जस्टिस ही गुड है। तो जस्ट इज गुड, जस्टिस इज गुड, कि न्याय अगर सही हो तो सभी सही रहेगा। जैसे आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है और आप अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जाओ और वहां पर आपकी बात ना सुनी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप थाने जाओ, आपको किसी ने चीट किया, आप थाने गए और थाने में आपकी बात अगर कोई सुन नहीं रहा है, तो आपको सिस्टम पे बिलीव होगा? नहीं होगा। वहीं अगर थाने में आपकी बात सुनी जाए, आपकी रिपोर्ट लिखी जाए, जिसने गलत किया उसको सजा सुनाई जाए, तो आप सिस्टम पे बिलीव करेंगे, अच्छा है ना? तो यही चीज है, यही सिस्टम को इंप्रूव करने की बात सोक्रेटिस जो है वो कर रहे हैं, कि इस तरीके से सिस्टम को इंप्रूव करना है। आपको उस एंगल से पढ़ना है, समझना है। अगर कोई डिसेबल्ड है या उसके पास बेसिक नीड्स नहीं है, तो सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज काफी नहीं है। भाई कोई व्यक्ति है जो चल नहीं पा रहा, उसके दोनों पैर कटे हुए हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, हार्श नहीं आते, बस एक चीज सोचो आप कि दोनों पैर नहीं है एक व्यक्ति के, जो चल नहीं पा रहे हैं, और उसको आपने जो है वो कह दिया कि आओ लाइन लगा के खड़े हो जाओ, तब आपको जो है वो खाना मिलेगा, तो दैट इज रॉन्ग ना। इक्वलिटी है, बट क्या वो इक्वलिटी उसके लिए किसी काम की है जो डिसेबल्ड है? नहीं है। इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत है ताकि फेयरनेस सुनिश्चित हो। तो यही देखो, आपने तर्क देख लिया इक्वलिटी का, यही तर्क पॉलिटिकल थ्योरी है। फेयरनेस सुनिश्चित हो, इसे सब्सटेंटिव इक्वलिटी या इक्विटी कहते हैं, लिख लेना, सब्सटेंटिव इक्वलिटी या इक्विटी,
इसी चीज को जो है वो कहा जाता है कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लोगों के लिए जो फेयर हो, है ना, जहां आउटकम को, रिजल्ट को बराबर करने की कोशिश की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसआईआर के लिए, सोशल जस्टिस सेक्शन में। अब गाइस देखो, इक्वलिटी का मतलब कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। हमने कई लेयर्स देखे हैं, खुद के लिए, गरीबों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, है ना। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का काम है इनके मीनिंग को सिस्टमैटिक मैनर में क्लैरिफाई करना। जैसे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कब काफी है, स्पेशल ट्रीटमेंट कब, क्यों और कब तक दिए जाने चाहिए। तो ये सब चीजें हमें बताते हैं कौन, हमारे ये पॉलिटिकल एनालिस्ट, थिंकर, ये लोग, समझ रहे हो। अब सुनो, अब जो आपको ब्लू बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ये प्लेटो की बात कर रहा है। प्लेटो की रिपब्लिक के डायलॉग्स का हिस्सा है। अब फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिख के बता दो प्लेटो के गुरु का नाम क्या है, और उसकी किताब तो रिपब्लिक आपको ऑलरेडी पता है। तो उसकी यहां पर जो है बात की जा रही है प्लेटो की, जहां सोक्रेटिस जस्टिस की डेफिनेशन पर सवाल उठा रहे हैं। ये तर्क देते हैं कि अगर एक जस्ट मैन यानी कि अच्छा मैन पैसे को प्रोटेक्ट करने में अच्छा है, तो वह उसे चोरी करने में भी अच्छा होगा। तो ये तर्क ये दिखाता है कि जस्टिस की कन्वेंशनल डेफिनेशन कितनी फॉल्टी है। देखो लिखा हुआ है, देन टू इंजर अ फ्रेंड और एनीवन एल्स इज नॉट द एक्ट ऑफ जस्ट मैन बट द अपोजिट हु इज जस्ट, एंड he who is most skillful in preventing or escaping from all disease is best able to create one, and he is the best guard of a camp who is best able to steal a march upon the enemy, and who is the good keeper of anything is also a good thief. Then if just man is good at keeping money, he is good at stealing it. देखो कितने सारे तर्क जो है वो दे दिए हैं सोक्रेटिस ने प्लेटो की किताब में। देखो क्लियरली लिखा है कि जो व्यक्ति बचाना जानता है ना, वो व्यक्ति मिटाना भी जानता है, चोरी कर, क्योंकि उसको लूप होल्स पता है क्लियरली। आपको, आप अगर कोई स्किल अगर आपकी जो है वो बेस्ट है, तो उसके अपोजिट क्वालिटी भी आपके पास होगी। एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल इसी में दिया, उससे अच्छा मैं और क्या बोलूं आपको। एक वॉचमैन है जो घर की रखवाली करता है। अगर वो घर की रखवाली करना जानता है ना, तो ही नोज द लूप होल ऑल्सो, कि घर में चोरी कैसे करवानी है। कम ऑन, यस, यही सोक्रेटिस यहां पर बता रहे हैं, जिसको प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा कि जस्टिस की डेफिनेशन जो है ना, वो अपोजिट भी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, तो वो बहुत खतरनाक भी है। इसलिए कई बार डायलॉग बाजी में सुनते हो ना आप लोग, कि जो लोग चुप रहते हैं उनको कमजोर मत समझना, सबसे ज्यादा खतरनाक चुप रहने वाले लोग ही होते हैं। तो देखो ये सब पीएसआईआर इस तरीके से पढ़ना है आपको, और मेरी क्लासेस लोगे आप तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी, और एक्चुअल कोर मुद्दा क्या है वो समझ में आएगा। सिर्फ रीड नहीं करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, दिमाग में जानी चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एकेडमिक नहीं है, किताबी चीजें नहीं है। ये पॉलिसी मेकर्स को प्रैक्टिकल इश्यूज, जैसे बच्चों को स्कूल में रखने के लिए मिड डे मील देना, इनको एड्रेस करने में मदद करती है। अगर हमें पता है कि भाई लोग अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे हैं, हमने स्कूल खुलवा दी है बट स्कूल में लोग आ नहीं रहे, क्यों? क्योंकि हमने प्रॉब्लम समझी। क्यों नहीं भेज रहे हो भाई? तो पता लगा साहब बच्चे खाएंगे क्या? हम बच्चों को इससे अच्छा ट्रैफिक सिग्नल भेज देते हैं कि कुछ 2 4 10 15 50 रुपए मिल जाए, तो बच्चा खुद कुछ खरीद के खा ले, पेट तो भर ले अपना। फिर पॉलिसी मेकर को लगा अच्छा दिस इज द इशू, चलो स्कूल के अंदर पका हुआ खाना प्रोवाइड कराओ। तो लोगों ने भेजना शुरू किया, एनरोलमेंट बढ़ गया। तो क्या हुआ? पॉलिटिकल थ्योरी ने सिर्फ किताबी चीजों की बात नहीं करी, सिर्फ चीजें लिखी नहीं, उसको प्रैक्टिकल तरीके से उतारने पर फोकस किया। इसलिए तो पीएसआईआर पढ़ रहे हो, आगे चल के आईएएस बनोगे तो सिर्फ थ्योरी नहीं,
उसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर पब्लिक पॉलिसीज के लिए गाइडलाइंस प्रदान करती है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एवरीडे ओपिनियंस और पॉसिबल पॉलिसी ऑप्शन पर बहस करते हैं। पीएसआई और ऑप्शनल पेपर 1 का सेक्शन ए के लिए फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी, राइट्स, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म ऐसे कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, जो देखो यहां पर लिखे हुए हैं, जो पता लगेंगे आपको अभी आने वाली क्लासेस में। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो किसे पढ़नी चाहिए और व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल, क्यों पढ़नी चाहिए, तो उसका तो आंसर आपको पता लग ही गया। अब किसे, तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन आपको चाहिए तो पढ़ना तो है ही। तो सिर्फ पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स को ही नहीं बल्कि लॉयर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, इनको भी पढ़नी चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी चीज लिखी हुई है, देखो लिखा हुआ ना यहां पर, हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स, जो लोग पॉलिटिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसे क्यों पढ़नी चाहिए, उसका आंसर तो आपको मिल गया भाई, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो एक एनालिटिकल अप्रोच जो है वो मिलती है जस्टिस की, फ्रीडम की, इक्वलिटी की, है ना, नेशनलिज्म की, सेक्युलरिज्म की, राइट्स की। ठीक है, तो सभी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग को तो स्पेशली, क्योंकि मार्क्स लेके आना है आपको। एक और आ गया भैया अपना डायलॉग, बातचीत आ गई। क्या बोल रहे हैं भैया ये, तो ये बातचीत का एक और हिस्सा है जहां सोक्रेटिस तर्क दे रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि किसी को चोट पहुंचाना, इंजर करना उसकी गुड क्वालिटी यानी जस्टिस को खराब करता है, इसलिए एक अच्छा पर्सन ऐसा नहीं करेगा जो किसी और को रहे वो चोट पहुंचाए। फिर से वो अपने घोड़े वाली इस पे आ गए, बातचीत पे, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी गाइस हर किसी के लिए रेलिवेंट है, जैसे बेसिक अर्थमेटिक्स, गणित भाई सबको आनी चाहिए, जोड़ना घटाना, है ना। तो वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी की भी अंडरस्टैंडिंग सभी को होनी चाहिए, अगर एक अच्छा सोसाइटी हमें चाहिए तो। फ्यूचर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आईएएस की तैयारी जो आप लोग कर रहे हो, आईएएस बनना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, हमें पॉलिटिकल आइडियाज और इंस्टीट्यूशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में हमें थॉटफुल और मैच्योर तरीके से कॉमन इंटरेस्ट पर चर्चा करना सीखना होगा। सिर्फ हमारे सेल्फिश नहीं होना है, सोसाइटी को क्या चाहिए, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इक्वलिटी नहीं, सब्सटेंटिव इक्वलिटी, देखो ये चीज सीखी आपने आज, तो ये चीज है, ये सब चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और आ गया भैया अपने सोक्रेटिस साहब का। सोक्रेटिस यहां वर्च्यू की एनालॉजी देते हैं, जैसे म्यूजिक बनाने वाला किसी को अनम्यूजिकल नहीं बना सकता, वैसे ही जस्टिस किसी को अनजस्ट नहीं बना सकती। तो जस्टिस अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो एक अच्छा आदमी जो है वो सभी को अच्छा करने की बात कर रहा है कि सभी, वो किसी के लिए बुरा नहीं करेगा। तो ऐसी ऐसी कुछ डायलॉग्स बाजी है इसमें। हमें पॉलिटिक्स में ऑडियंस की, पॉलिटिक्स में हम जो है वो ऑडियंस की तरह है, जब ऑडियंस नॉलेजेबल हो, एप्रिशिएटिव हो, तो परफॉर्मर यानी कि पॉलिटिशियन बेहतर परफॉर्म करता है। आज की डेट में लोगों को पता ही नहीं है किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना, किसी ने कह दिया इसको डाल दो तो जाके डालाते हैं। पहले आप देखो तो सामने वाला व्यक्ति कितनी ग्रोथ, कितना डेवलपमेंट कर रहा है। आपके एरिया में जो पार्षद है, आप अपने एरिया से शुरू करो भाई, आपके एरिया में पार्षद आपके पास आकर क्या, आपके घर पे आकर क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि वो क्या करने वाले हैं, उनका एजेंडा क्या है, कि भाई विद इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स क्या करेंगे, वो पहले उनकी बात सुन लो। अगर जम रहा है तो उनको वोट डालो, वरना मत डालो। लिसन टू इट, लोग सुन ही नहीं रहे, समझ रहे हो। तो लोगों को नॉलेजेबल होना जरूरी है, तभी सामने वाला व्यक्ति अकाउंटेबल होगा, और ये पॉलिटिकल थ्योरी समझाती है। एक एजुकेटेड और विजिलेंट यानी कि सतर्क नागरिक पॉलिटिक्स को पब्लिक स्पिरिटेड बनाती है। इवन फ्रीडम, इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज नहीं है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव देखते हैं, परिवार में, स्कूल में, मॉल में देख लो आप। अभी मॉल में अभी खुद ही कपड़े फाड़ के, गंदे मैले का फाड़ना छोड़ो, चलो मैले कपड़े पहन के, चप्पल पहन के एक बार ट्राई करना मॉल में जाकर, आप मत करो, एक जनरल में बता रहा हूं, इमेजिन करो मॉल का जो बाहर
गेट कीपर ही होगा ना, वो ही मना कर देगा, जो चेक करता है मेटल डिटेक्टर के पास खड़ा रहता है, जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, वही बोल देगा कि ये यहां बताओ, चलो बाहर जाओ, डोमिनोज चले जाओ, वही मना कर देंगे कि जाओ। भेदभाव हो रहा है ना, तो इक्वलिटी है क्या? इसी चीज पर तर्क वितर्क करना, इसी चीज को गहराई से समझना, ये पॉलिटिकल थ्योरी समझाती है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर पॉलिटिकल थ्योरी गाइस। समझ में आ रही होगी आपको। यहां पर भी सोक्रेटिस निष्कर्ष निकालते हैं कि जस्ट है गुड या जस्टिस है गुड, है ना। जस्ट एंड द जस्ट इज गुड और जस्टिस इज गुड, देन टू इंजर अ फ्रेंड और एनीवन एल्स इज नॉट द एक्ट ऑफ जस्ट मैन। कि एक अच्छा आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बार बार वही सेम चीज जो है वो रिपीटेड है। एक अच्छा आदमी किसी को इंजर्ड नहीं करता, ये जस्टिस की पुरानी और दोषपूर्ण डेफिनेशन को नकारता है। एक और चीज है पॉलिटिकल थ्योरी। एक और कारण के बारे में हम बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें डिबेट्स यानी कि बहस और एक एलोक्यूशन में मदद करती है, मतलब कि सोचने पर मदद करती है कि हम सोचे चीजों के बारे में। ये हम जस्टिस पर सिस्टमैटिक थिंकिंग करना सिखाती है कि हम जस्टिस पर सोच विचार करें, सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करें कि किसके लिए क्या अच्छा है, किसके लिए क्या अच्छा नहीं है, ताकि हम रीजन अपने दिमाग से, अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ अपने ओपिनियन को डिफेंड कर सकें। पॉइंट नंबर 1, इसीलिए तो ह्यूमन यूनिक है, क्योंकि उसके अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति है। और पॉलिटिकल थ्योरी यही बताती है कि इस जस्टिस को, इक्वलिटी को, फ्रीडम को, ऐसे प्रिंसिपल्स को एनालिटिकल तरीके से जो है वो सोचना, समझना और प्रस्तुत करना। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल जो चैप्टर, जिसमें ये डिस्कशन जो है वो किया हुआ है इन सब चीजों के बारे में। तो होपफुली जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। लाइक का बटन जरूर हिट करिए, और रेगुलर, और अगर आप चाहते हैं कुछ और इंप्रूवमेंट हो क्लासेस में, तो आप वो अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। बाकी क्लासेस आप रेगुलरली लीजिए। अभी तो आज इंट्रोडक्शन था, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको और मजा भी आएगा और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। तो लाइक का बटन जरूर हिट करो, और चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं इस सीरीज को तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। चलिए, जय हिंद, जय श्री महाकाल।